तो हाय फैमिली, आज फाइनली हम शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, कहाँ से करने वाले हैं? विवेक सिंह की बुक का मैंने टॉपिक्स उठाए हैं। और हालांकि ऐसा सच नहीं है कि उस बुक का ही है, मैं तो टॉपिक बना के लाया हूँ एक पेपर पर। फॉर एग्जाम्पल 16 चैप्टर है उसके अंदर, और जो भी टॉपिक्स हैं कोई भी बुक पढ़ लो यार, टॉपिक वही रहने वाले हैं। किसी में भी CRR SLR चेंज नहीं होने वाला, रेपो रेट वही रहेगा। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है, तो हम कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे चलेंगे। और कुछ उससे पहले कुछ बात, देखिए आज हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम डायरेक्टली जो थीम है उसको हिट करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, एक भी टॉपिक, जो भी कॉन्सेप्ट का एक एक टॉपिक है सब उठाएंगे हम। अगर आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, डजेंट मैटर। मैं बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज यूज करूंगा और बिल्कुल नॉर्मल एग्जाम्पल यूज करूंगा। ठीक है, उसके बाद भी कोई डाउट रह जाए कमेंट में लिख देना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अगर हाँ किसी के पास, उससे पहले किसी के पास अगर विवेक सिंह नहीं है और उसको मन है कि बुक भी पढ़नी है जो मैं पढ़ रहा हूँ उसके बाद, तो देखो मैंने टेलीग्राम चैनल पर विवेक सिंह की PDF डाल रखी है। उसको आप वहां से मेरे पढ़ाने के बाद या मेरे साथ साथ किसी और डिवाइस में उस टैबलेट को खोल सकते हो, सॉरी इस PDF को, या उसका प्रिंट निकलवा लो। एंड उसको फिर हम उसको आप साथ साथ ना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप उसको देख सकते हो खुद से एक बार कि हाँ कंसेप्ट वाइज चल रहा है नहीं चल रहा है। एक रीडिंग मार सकते हो खुद से। और अगर नहीं कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं है, किसी और ने रमेश सिंह पढ़ी है, कुछ और पढ़ा है, कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसे समझ लो, बस वीडियो देख लो। ठीक है, पहले इकोनॉमिक्स की हम बात करेंगे कि क्या है मतलब इकोनॉमिक्स का। इसकी नॉर्मल सी डेफिनेशन है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब क्या है इसका? स्टडी करना किस चीज की, रिसोर्सेज को कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके। फॉर एग्जांपल इकोनॉमी के अंदर ये माना जाता है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो काफी कम है। ठीक है, पर्याप्त नहीं है। और दूसरा, हमारी जो इच्छाएं हैं, वांट्स हैं, वो अनलिमिटेड है। इसी पूरी चीज पर बनी है इकोनॉमिक्स। क्योंकि सबको पता है संसाधन जो है, रिसोर्सेज जो है, वो कंप्लीट नहीं है, बहुत कम है। लेकिन जो इच्छाएं हैं, ये पॉपुलेशन प्रेशर मान लो, आज आप, डिमांड्स अनलिमिटेड है। इसलिए उनको कैसे फिट करा जाए जगह जगह, जिससे कि उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके। फॉर एग्जाम्पल गन्ने के जूस निकालने वाला बार बार उस गन्ने को डालता है ना, जब तक एंड तक उसका रस निकलता रहता है। दैट इज इकोनॉमिक्स, कि रिसोर्सेज को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना, ऐसे इनपुट को लगाना कि उसका जो आउटकम है वो मैक्सिमम आ सके। ये इकोनॉमिक्स है और कुछ नहीं है। डेफिनेशन यही है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में जान ली। नाउ ये भी दो तरीके से होती है, ये वनडे एग्जाम्स में पूछा गया। एक बार तो यूपीएससी ने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पूछी है, मतलब लाइन थी 4, इकोनॉमिक्स का मतलब पूछा है, तो वहां से आप समझ चुके हो जाएगा। अब ये भी दो तरीके की इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स है और माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इसका क्या मतलब है? देखो, मैक्रो होता है बड़ा, होल लेवल पर। जब हम इकोनॉमिक्स को एक बड़े लेवल पर देखते हैं, बड़े लेवल पर कॉन्सेप्ट को समझते हैं, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम इंडिविजुअल लेवल पर, माइक्रो लेवल पर, छोटे लेवल पर चीजों को देखते हैं, पढ़ते हैं, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जांपल, जब मैं बात कर रहा हूं नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम क्या है भाई? पूरे नेशन की इनकम ओवरऑल। तो ये क्या होगा, माइक्रो या मैक्रो? डेफिनेटली मैक्रो। अच्छा, जब मैं बात कर रहा हूं ओवरऑल डिमांड की, पूरी इकोनॉमी में डिमांड कितनी है या सप्लाई कितनी है पूरी इकोनॉमी में, बोले तो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट इकट्ठी। ठीक है, तो ये क्या होगा, मैक्रो। अच्छा, एक चीज बताओ मेरे को, अगर मैं बात कर रहा हूं कि भाई एक दुकान है या फिर एक मार्केट है, एक स्पेसिफिक मार्केट, इस मार्केट के अंदर टोटल डिमांड कितनी है या टोटल सप्लाई कितनी है, तो वो क्या होगा, माइक्रो। तो सिर्फ डिमांड बोल रहा हूं या सप्लाई बोल रहा हूं, दैट इज माइक्रो। और अगर कह रहा हूं एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई, दैट इज मैक्रो। अच्छा, एक चीज और, अब आप बताओ,
अगर मैं कह रहा हूं पर कैपिटा इनकम, तो पर कैपिटा इनकम माइक्रो का कॉन्सेप्ट है या मैक्रो का? पर कैपिटा, पर व्यक्ति आय, क्या माइक्रो लग रहा है? बस ये बताना था, ये मैक्रो का ही है। पर कैपिटा इनकम, पर व्यक्ति आय, ये क्या होती है अभी बताता हूं। पर कैपिटा इनकम माइक्रो का क्यों है, पहली बार से निकालते कैसे हैं? जब हम नेशनल इनकम को डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन से, तो हमारी निकल जाती है पर व्यक्ति आय। अब नेशनल इनकम क्या है ये मैं आगे बताऊंगा, फिलहाल ये जिक्र आ गया इसका तो बता रहा हूं आपको कि नेशनल इनकम यानी कि पूरे नेशन की इनकम, हमारे इंडिया के पूरे नेशन की इनकम बताऊंगा कैसे निकालते हैं। तो उसको टोटल जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं, तो पर व्यक्ति आय कि एक इंडिविजुअल पे कितनी इनकम होगी, एक आइडिया लगाना बेसिक वाला, वो कहलाता है पर कैपिटा इनकम। अब कहने को लग रहा होगा माइक्रो है कि एक व्यक्ति का देख रहे हैं, बट लेकिन निकल कैसे रहा है ये नेशन वाइज, ये एक मैक्रो कॉन्सेप्ट बन जाता है। बस ये एक अपवाद है जो मैक्रो का आपको लगता है कि माइक्रो का है पर मैक्रो का है, बाकी सारी चीजें जब हम पढ़ते हैं उसको ब्रॉडर लेवल पर, ओवरऑल लेवल पर, तो हो जाती है मैक्रो। फॉर एग्जांपल जीडीपी, ये क्या है मैक्रो। और जब हम पढ़ लें किसी स्पेसिफिक मार्केट का, ठीक है, स्पेसिफिक इंडिविजुअल का, तो वो क्या है माइक्रो। ठीक है, क्लियर? अब इसको याद कैसे रखोगे, माइक्रो इंडिविजुअल लेवल पर और मैक्रो एग्रीगेट लेवल पर। ठीक, चलिए ये तो हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स क्या है और इसके माइक्रो और मैक्रो के कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, यूपीएससी ने माइक्रो और मैक्रो में से अभी ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन जो यूपीएससी क्वेश्चन दे रहा है प्रीलिम्स के अंदर और मेंस के अंदर, वो डायरेक्टली अप्लाइड नॉलेज के दे रहा है, तो ये पता होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हमने इकोनॉमिक डेफिनेशन पढ़ी, माइक्रो और मैक्रो होता है ये हमने पढ़ा। अब इकोनॉमिक्स में तीन प्रॉब्लम मानी जाती है, क्योंकि हमने भी पढ़ा इकोनॉमिक्स किस चीज के ऊपर बेस है, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों डिस्ट्रीब्यूशन करना है, क्योंकि रिसोर्सेज कैसे हैं, अपर्याप्त है, पर्याप्त नहीं है, और वांट्स कैसी है, इच्छाएं कैसी है, अनलिमिटेड है। तो तीन प्रॉब्लम सामने आती है, इसको बोला जाता है थ्री प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। ये कभी भी मेंस में आ सकता है, क्योंकि इन लोगों ने अभी 2 साल पहले बजट के ऊपर पूछ लिया कि बजट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो जनरली ये बहुत स्पेसिफिक था कि कैपिटल पार्ट, कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट, उसके भी सब पार्ट थे। तो ये भी पूछ सकते हैं कभी भी, थ्री प्रॉब्लम्स बोली जाती है इकोनॉमिक्स के अंदर। अभी कौन कौन सी होती है, चलो, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। मतलब क्या है, देखो इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त एक बिजनेसमैन की तरह सोचना है काफी हद तक। अब क्या है कि रिसोर्सेज हमें पता लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, तो अगर हमें कोई भी चीज बनानी है तो उसको तीन नजर से देखा जाता है इकोनॉमिक्स में, क्योंकि रिसोर्सेज जो है उसको कहाँ लगाना है, ये जज भी तो करना है ना कि कहाँ पे हमें हमारा कैपिटल इनपुट लगाना है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस यानी कि क्या पैदा करें, क्या उत्पादन करें। इसमें आता है दो तरीके के गुड्स, कैपिटल और कंज्यूमर। आप सुनो, व्हाट टू प्रोड्यूस क्या पैदा करें, या तो कैपिटल गुड्स पैदा कर लें। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स जैसे फॉर एग्जांपल भारी मशीनरी है, ठीक है, प्लांट्स हैं, ठीक है, लैंड है, ये सारी चीजें कैपिटल गुड है, जिससे कि फर्दर प्रोडक्शन होता है, यानी कि आगे आप उत्पादन और करते हैं, वो चीज आती है कैपिटल गुड में। और कंज्यूमर गुड जिसको आप फाइनली कंज्यूम करते हैं या फिर आगे यूज नहीं करते हैं एज अ फर्दर प्रोडक्शन, एज अ इनपुट इन फर्दर प्रोडक्शन। मतलब कंज्यूमर, पार्ले जी आपने लिया, पार्ले जी आपने लेके खा लिया, दैट इज योर कंज्यूमर गुड। तो वो वाले गुड्स बनाए जो कंज्यूमर है, या फिर ऐसे गुड्स बनाए जो ट्रैक्टर है, ठीक है, या कोई मशीन बनानी है जो किसी फैक्ट्री में लगेगी और उससे और उत्पादन बढ़ेगा फ्यूचर में, ठीक है, तो वो होते हैं कैपिटल गुड्स जो बड़ी वैल्यू के हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कार है,
ठीक है, बाइक है, फ्रिज है, टीवी है, काइंड ऑफ बड़े वाले गुड्स। हालांकि कैपिटल गुड्स के कुछ फैक्टर्स और भी डिसाइड करेगा कि कैपिटल गुड्स कौन सा होगा, ये मैं आगे बताऊंगा, जो कि डिसाइड करता है कि यूज कहाँ हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक कार खरीदी एंड आप उसको अपने लिए यूज कर रहे हो। ठीक है, आप उसके फर्दर कुछ सर्विस प्रोवाइड नहीं करा रहे हो, खुद ही यूज कर रहे हो, तो वो कंज्यूमर गुड बन जाएगा। पर मान लो ओला की कंपनी ने कार खरीदी और वो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो कैपिटल गुड बन जाएगा। तो डिपेंड करता है एंड यूजर क्या है, लेकिन क्या हर चीज नहीं। एक तो उसकी हाई वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि ज्यादा महंगी वो चीज होनी चाहिए। दूसरा, और उससे फर्दर प्रोडक्शन होना चाहिए किसी भी चीज का, या तो गुड्स का या सर्विसेज का। चलिए, अब ये समस्या क्यों आती है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगर हमने ये वाले गुड्स बनाए तो सारे रिसोर्सेज यहाँ लग जाएंगे, तो ये नहीं बन पाएंगे, और ये बनाए तो ये नहीं बन पाएगा। तो करना क्या है, बैलेंस। ठीक है, अब हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे पैदा करें, मतलब दो ऑप्शन होते हैं, या तो लेबर को यूज कर लो, मैनुअल लेबर को, या टेक्नोलॉजी को। फॉर एग्जाम्पल ये बात भी उठती है ना कि एआई आ रहा है, तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, या फिर हम मशीनरी का ज्यादा यूज करेंगे तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो ये एक अलग से प्रॉब्लम आती है, कैसे प्रोड्यूस करना है। लेबर वाली चीज यूज करते हैं तो अच्छी चीजें होंगी, क्या, सोशल वेलफेयर हो जाएगा। ठीक है, रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी। लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी है, क्या, मैक्सिमम आउटपुट नहीं आ पाएगा, चीजें महंगी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि मशीन से बनाते हैं तो चीजें सस्ती पड़ती है। तो आता है टेक्नोलॉजी में। ऐसे इसके भी कुछ फायदे थे, कुछ नुकसान थे, तो इसमें भी क्या करना है, बैलेंस। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए, रिच के लिए या पुअर के लिए। अब देखो, अगर कोई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है यूएसए टाइप, तो वो क्या करेगी, वो गुड्स बनाना चाहेंगे जो रिच प्रेफर करते हैं, रिच खरीदे। लेकिन कोई सोशलिस्ट कंट्री है जहां पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती चीजों को, तो वो सोशल वेलफेयर के पर्पज से और गरीबों के पर्पज से वो चीज बनाएगी जो पुअर अफोर्ड करे। तो यहाँ पर दिखा जाता है इकोनॉमी के अंदर कि किसके लिए चीजें बनाए। आज क्या होता है, आप प्रैक्टिकली सोचो, हमारे देश में दो तरीके की चीजें हैं, कार की भी ब्रांड है, महंगी भी है, सस्ती भी है, तो दोनों खरीद सकें। ठीक है, तो कपड़े भी ऐसी हैं कि बहुत महंगे भी आते हैं ब्रांडेड, और सस्ते भी आते हैं। तो बैलेंस, यहाँ भी बैलेंस है एक। तो क्योंकि अगर हमने किसी भी एक चीज को बनाया तो दूसरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, रिच के लिए बनाया तो पुअर सफर करेगा, टेक्नोलॉजी से बनाया तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, और कैपिटल गुड्स बनाए तो कंज्यूमर गुड्स की कमी हो जाएगी, हमें इंपोर्ट बढ़ाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये तीन प्रॉब्लम थी, तीनों का सॉल्यूशन थे, और तीनों के इंडिविजुअल बेनिफिट, प्रोस और कॉन्स हैं, बेनिफिट डिमेरिट दोनों है। ठीक है, ये भी बात होगी थ्री प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, हम देखो हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। ठीक है, टॉपिक वाइज इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, यही आज चल रहा है इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का, ये केवल बेसिक्स है, और इसे रटना नहीं है बिल्कुल भी, हमने भी कुछ याद भी नहीं करा है। सिंपल चीज क्या है कि हमने समझा है प्रैक्टिकली कि अगर हम भी एक दुकान खोल रहे हैं और हमारे पास पैसा है, जो भी पैसा है, ये रिसोर्सेज है, हम कहाँ लगाएंगे, हम डिसाइड करते हैं ना कि हम रिच, हमारा मार्केट क्या है, रिच वाला है या पुअर वाला है, या फिर मैं लेबर यूज करूँ, टेक्नोलॉजी यूज करूँ, या फिर मैं कौन से गुड्स बनाऊंगा, क्या मैं एफएमसीजी वाले गुड्स बनाऊं या मैं मशीनरी वगैरह चीजें बनाऊं। तो सेम ऐसे है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये सब हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक, क्योंकि इकोनॉमिक्स का बेस है ये। ठीक है, लग रहा होगा बेसिक, और बेसिक लगना भी चाहिए, पूरी इकोनॉमिक्स बेसिक ही है। ठीक है, तो हमने अभी तक तीन चीजें देख ली, अब हम देखेंगे इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक्स के सिस्टम्स, अर्थात तीन तरीके की इकोनॉमी होती है। एक तो होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, एक होती है मार्केट इकोनॉमी, या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोल लो, अमीरों वाली, या फिर एक होती है सोशलिस्ट, या फिर कमांड इकोनॉमी। मतलब समझ लो, इसमें तो
काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं, पीसीएस स्टेट पीसीएस बहुत पूछता है क्वेश्चन डायरेक्टली इकोनॉमिक्स में। यूपीएससी ने कुछ सालों पहले पूछ रखा है, मेंस पे काफी साल पहले, तो चांस है कि आप पूछ ले, क्योंकि काफी साल हो गए पूछे हुए। देखो मिक्स्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी। अब पहले बात करते हैं मार्केट इकोनॉमी की, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवादी वाले। फॉर एग्जांपल जहां पर ज्यादा फेवर करते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, जहां पर जो मेन रिसोर्सेज है, फैक्टर्स है इकोनॉमी के, यानी कि लैंड, लेबर, गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह फेवर में होती हैं किसके, प्राइवेट इंडिविजुअल के। जहां पर इसको दूसरा नाम है इसका लेजिस फेयर, ये पूछा गया है काफी बार, क्योंकि जो आपके एडम स्मिथ है उन्होंने इसके ऊपर बुक भी लिखी है, वेल्थ ऑफ द नेशंस, और वो फ्री इकोनॉमी को प्रमोट करते हैं, फ्री इकोनॉमी या फ्री मार्केट। ये है आपकी कैपिटलिस्ट वाली। इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखो हमारे यहाँ क्या होता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है प्राइसेस को कि क्या दाम रखने हैं, लेकिन ये इकोनॉमी कहती है कि गवर्नमेंट को डिसाइड ना करे, फ्री छोड़ दे इकोनॉमी को। तो कौन डिसाइड करेगा दाम क्या होगा, सप्लाई एंड डिमांड। मतलब अगर किसी चीज का उत्पादन हुआ, प्रोडक्शन हुआ देश के अंदर, फॉर एग्जांपल 10 यूनिट बने और डिमांड भी 10 यूनिट की है, तो एक अपने आप प्राइस मैच कर जाएगा सप्लाई और डिमांड से, जहां भी वो इक्विलिब्रियम आएगा। लेकिन अगर मान लो सप्लाई ज्यादा है किसी चीज की, मान लो 20 यूनिट पार्ले-जी के आ गए एंड डिमांड सिर्फ 10 यूनिट की थी, तो फिर अपने आप प्राइस कैसे रहेंगे बताओ, डिमांड कम है प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, प्राइस कैसे होंगे, कम हो जाएंगे। और उसका रिवर्स कर लो कि डिमांड 20 यूनिट की है पर प्रोडक्शन सिर्फ 10 यूनिट का हुआ है, कि 10 ही बिस्किट यहाँ पे मांगने वाले 20 लोग हैं, तो प्राइस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर प्राइस कैसे डिसाइड हो रहे हैं, सप्लाई एंड डिमांड से। गवर्नमेंट ने नहीं बोला कुछ भी। दैट इज फ्री इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, लेजिस फेयर इकोनॉमी। और इसके नाम से आपको एडम स्मिथ रखना है। इनकी बुक भी थी वेल्थ ऑफ द नेशंस, और इन्होंने इनविजिबल हैंड की बात करी है, ठीक है, बस इतना रखना है, पीसीएस पूछता है ये। अब मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं। चलो मिक्स पे एक बात आएंगे, पहले सोशलिस्ट देखते हैं। सोशलिस्ट नाम से लग रहा है ना, सोशल वेलफेयर और कमांड इकोनॉमी। कमांड कौन कर रहा होगा, गवर्नमेंट। अब यहां पर बताओ सप्लाई और डिमांड डिसाइड करेंगे प्राइसेस को, ये गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। और पॉलिसीज किसके फेवर में होंगी इस इकोनॉमी के अंदर, पुअर के। यहां पर कैसी होंगी, प्रो रिच वाली होंगी, यहाँ प्रो पुअर वाली होंगी। तो जो सोशल वेलफेयर को ज्यादा प्रमोट करे, यहाँ पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है सारे फैक्टर्स को प्रोडक्शन के, जहां पर सोशल वेलफेयर की बात हो रही हो, दैट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। एग्जांपल इसका यूएसएसआर, चाइना। इसका एग्जांपल यूएसए, अमेरिका और यूके। अब इन दोनों के बीच का रास्ता जो कि इंडिया शुरू से करता है, मध्य मार्ग, बुद्ध वाला, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। हमने कहा थोड़े फीचर इसके ले लेंगे, थोड़े फीचर इसके ले लेंगे, और हमारे यहाँ ये होता भी है। जनरली हम मार्केट पे भी छोड़ देते हैं काफी चीजों को, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी हम प्रमोट कर रहे हैं। और कुछ चीजें जो कि बिल्कुल जरूरी है गरीब लोगों के लिए, वल्नरेबल सेक्शन के लिए, वो गवर्नमेंट वहां पे इंटरफेयर करती है। तो जहां पर दोनों के फीचर्स हो, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, हाँ है। क्या पूरा कंट्रोल है, नहीं। पर यहाँ पे पूरा है, हाँ पूरा है, बट यहाँ पे पूरा नहीं है। अब देखो इसके भी मेरिट्स से कुछ फायदे थे ना, कि कैपिटलिस्ट होगी तो भाई इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगा, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। लेकिन नुकसान भी थे, क्यों, जैसे कि पता है कैपिटलिस्ट लोग हैं, और हमने देखा भी 3 प्रॉब्लम्स थी। तो ये कौन से गुड प्रोड्यूस करेंगे, कैपिटल गुड। कैसे प्रोड्यूस करेंगे, हाउ टू प्रोड्यूस, यूजिंग टेक्नोलॉजी। और किसके लिए बनाएंगे, फॉर द रिच। तो यानी कि वो जो 3 चीजें थी हमने प्रॉब्लम में देखा, वो सफर करेंगे यहाँ पे। चलो यहाँ पे आ जाते हैं। सोशलिस्ट में इसका अपोजिट हो जाएगा, ये प्रो पुअर बनाएंगे, बाय यूजिंग लेबर बनाएंगे, और टेक्नोलॉजी को ये यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ सफर करेगी, अल्टीमेटली नेशनल इनकम सफर करेगी, जीडीपी सफर करेगी, और पर कैपिटा इनकम सफर करेगी, लिविंग स्टैंडर्ड सफर करेगा, और कंज्यूमर चॉइसेस सफर करेंगी यहाँ पे। इसलिए दोनों में कुछ कमियां थी, तो हमने यहाँ उठा लिया मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करता है।
तो दोनों अपने अपने जो यहाँ के मेरिट्स थे, इसके कुछ मेरिट्स थे, इसके कुछ मेरिट्स थे, दोनों ही मेरिट्स यहाँ पर आ जाते हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। इंडिया ने ये मॉडल अडॉप्ट किया था फ्रॉम दी फ्रांस। सबसे पहले फ्रांस ने इस चीज को अडॉप्ट किया था, मिक्स्ड इकोनॉमी को। इंडिया ने फ्रांस से मॉडल यूज किया है मिक्स्ड इकोनॉमी का। ये याद रखना है, वन डे एग्जाम तो स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछ लेता है। ठीक, तो हमने समझ लिया इकोनॉमिक सिस्टम को। देखो यार रटना नहीं होता है, वर्ड देगा सोशलिस्ट, क्या हो रहा होगा, जो अच्छा हो रहा होगा तो कहीं नुकसान भी हो रहा होगा, तो बेनिफिट प्रोज और कॉन्स दोनों है, इसके भी दोनों है, इन दोनों को उठा के यहाँ यूज कर लिए, बस लिंक करना। और वो 3 प्रॉब्लम बताई थी ना अभी मैंने, 3 प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, वहां पर डिसाइड करो कि भाई हाउ टू प्रोड्यूस में ये कैसे सोचते होंगे कि कैसे करें, लेबर को यूज करेगा, टेक्नोलॉजी को यूज करेगा, ये कैसे सोचते होंगे। ठीक है, तो इसका रास्ता क्या है 3 प्रॉब्लम्स का, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इंडिया और फ्रांस दोनों मिक्स्ड इकोनॉमी वाले हैं, गेटिंग इट। चलो अब थोड़ा आगे आते हैं। इसके अगर चाहो तो नोट्स बना सकते हो, जो मैं बोल रहा हूं, अगर आपको इकोनॉमी बिल्कुल भी बेसिक से क्लियर नहीं थी, क्योंकि हम धीरे धीरे बहुत एडवांस पाने वाले हैं। ये तो बस फर्स्ट चैप्टर है जिसमें मुझे बिल्कुल बेसिक्स बताने पड़ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं या उनका बेस नहीं है बिल्कुल भी, तो सिंपली लेते हैं। चलो हमने देख लिया मोटे मोटे टॉपिक, अब नेक्स्ट टॉपिक, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। नहीं, मैं यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है उसके ऊपर ही वैसे 2024 में भी क्वेश्चन पूछा था, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जनरली किसी भी इकोनॉमी के साथ 4 तरीके के सेक्टर होते हैं। मतलब क्या है, कंज्यूमर वाले, ठीक है, यानी कि आप लोग हम लोग जो कंज्यूम करते हैं चीजों को, गवर्नमेंट होती है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। इसको बोला जाता है एक्सपोर्ट, इसको बोला जाता है इंपोर्ट। इसको एक्स माइनस एम ही लिखा जाता है हमेशा। इसका मतलब क्या है, कंज्यूमर, इसका मतलब है गवर्नमेंट, इसका मतलब है प्राइवेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब देखो किसी भी इकोनॉमी में ये 4 लोग हैं घूम फिर के, क्योंकि कुछ लोग प्राइवेट है जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी दोनों काम करती है, गवर्नमेंट कंज्यूमर भी है और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी करती है। और कुछ हम माल मंगाते हैं, कुछ माल देश से बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि कुछ माल हमारे यहाँ बन रहा है और हम बाहर भेज रहे हैं, और इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ सामान हम बाहर से हमारे यहाँ मंगाते हैं, तो वो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट लिखते हैं उसको। ये है 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अब देखिए इसमें क्या होता है, थोड़ा बताता हूं मैं। कंज्यूमर, आप और हम कुछ कंज्यूम करते हैं, हमारा भी योगदान इकोनॉमी के अंदर है, हम भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं, हमारे लिए चीजें बन रही है, डिमांड क्रिएट हो रही है, हमारी वजह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, टैक्स आ रहा है, चीजें आ रही है, तो ये सेक्टर हमने ले लिया कंज्यूमर वाला। क्या ये प्रोडक्शन करता है? नहीं, ये सिर्फ कंज्यूम कर रहा है। गवर्नमेंट ले लिया, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कंज्यूम भी कर रही है। कंज्यूम कैसे, पीडीएस चलाती है, योजना चलाती है अलग अलग, तो उसके लिए वो कुछ चीजें खरीदती है, और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी करती है। कैसे, पुल बना रही है, रोड बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। अभी प्राइवेट कंपनी जैसे टाटा, ठीक है, रिलायंस, और बाकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो गवर्नमेंट भी कर रही है, प्राइवेट भी कर रहे हैं मिलकर, ठीक है, 4 सेक्टर हो गए। अब इसमें क्वेश्चन आता है, इसे बोलता है एक तो ओपन इकोनॉमी बोलते हैं, और एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। अब आपको ओपन इकोनॉमी के नाम से इंडिया की 1991 की एलपीजी दिमाग में आ जानी चाहिए। एलपीजी पॉलिसीज, एलपीजी मतलब वैसे हम आगे पढ़ेंगे सब कुछ आगे रिपीट होगा, बट एक बेसिक दे रहा हूं। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जब हमने हमारी इकोनॉमी को खोल दिया था,
पहले हमारी इकोनॉमी क्लोज थी मतलब ये वाली थी, ये वाली मतलब ये हटा दो। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं है, ये 3 सेक्टर काम कर रहे हैं बस देश के अंदर वाले, ना हम बाहर माल भेजते हैं ना वहां से मंगाते हैं। क्लोज इकोनॉमी हालांकि ऐसा नहीं था बिल्कुल 1991 से पहले की बिल्कुल क्लोज थी, बट क्लोज इकोनॉमी का जो रियल सेंस है वो ये है कि हम बाहर से कुछ लेन देन नहीं करते हैं। जब मैं इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जोड़ देता हूं तो क्या बन जाती है ये ओपन इकोनॉमी। तो ये अंतर है ओपन और क्लोज में सेक्टर्स का। गेटिंग इट? चलिए एक क्वेश्चन और आता है, 2 सेक्टर इकोनॉमी किसे बोलते हैं, 3 सेक्टर इकोनॉमी किसे बोलते हैं, 4 सेक्टर इकोनॉमी किसे बोलते हैं। जब इसमें सिर्फ कंज्यूमर और ये रह जाए गवर्नमेंट, डेट इज 2 सेक्टर। 3 सेक्टर में जब एक और ऐड कर दिया, 4 सेक्टर में जब चारों आ गए, तो यही है 2 सेक्टर इकोनॉमी जब 2 ही सेक्टर है, 3 सेक्टर जब 2 एक और ऐड हो गया, बस ये अंतर है, कुछ भी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रॉकेट साइंस कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक। अगर अब भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट कर देना, आई विल ट्राई टू कि मैं जब भी वो टाइम मिलेगा मैं कमेंट में आकर उसका आंसर दे के चले आऊंगा। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं। यस, अब जिस चीज पर इकोनॉमी टिकी हुई है ना हम सब वो कर रहे हैं आज। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बोले तो कारक, फैक्टर्स कारक। भाई किसी भी चीज को क्रिएट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, उत्पादन करने के लिए कुछ चीजें चाहिए होती हैं। वो क्या क्या है? लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योरशिप है। घबराओ मत, बता रहा हूं। नाउ थिंक कि आप एक बिजनेसमैन हो, अब आपको कहीं पे कुछ काम शुरू करना है, आपको वहां पे लैंड लगेगी, कोई जमीन चाहिएगी। ठीक है, लैंड कह लो या कोई रिसोर्स रॉ मटेरियल कह लो, चाहिए, लेबर चाहिएगी, कैपिटल मतलब पूंजी, यानी कि कुछ मनी, कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए मशीनरी भी चाहिए और कुछ पैसा भी चाहिए लगाने के लिए। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि आपका स्किल्स भी चाहिए। तो ये 4 कारक होते हैं, ये डायरेक्टली पूछा गया यूपीएससी के प्री में काफी साल पहले, और स्टेट पीछे आज तक यही पूछ रहा है, क्योंकि इकोनॉमी में सिर्फ यही 4 चीजें हैं जो साथ आएंगी तो कुछ उत्पादन होगा, कुछ क्रिएट होगा, चाहे वो गुड्स है चाहे वो सर्विसेज है। अब बहुत मजेदार कहानी है, पूरी इकोनॉमिक्स इसके ऊपर है। जीडीपी जो पढ़ते हो ना, जीडीपी, एफसीएमपी, नेशनल इनकम और जीडीपी में अंतर क्या है, नफीफा किसे बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये सब इसका ही है। फैक्टर इनकम क्या है, सर्कुलर फ्लो क्या है, सब कुछ यही है। मनी फ्लो क्या है, रियल फ्लो क्या है, सब यहीं से आता है। इतना देखना, फैक्टर्स रटना नहीं है, जस्ट सोचो खुद को कि भाई लैंड, लेवल, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप ये चाहिए, तभी कुछ चीज क्रिएट होगी। ठीक है, अब क्या होगा इन सबसे, प्रोड्यूस क्या होता है इन सब चीजों से, गुड्स और सर्विसेज। अब ये भी 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज, इंटरमीडिएट और फाइनल। यार राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही होगी आई नो, बट कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, सुनने पे, और बताना क्या चाह रहा हूं। देखो नाम में लिख रहा है इंटरमीडिएट और नाम में फाइनल है, ये दोनों ही चीजें 2 तरीके की हो सकती हैं। तो फाइनल गुड यानी कि कोई चीज अगर मार्केट में कंप्लीटली आ गई है बन के, फॉर एग्जाम्पल आप किसी मॉल में गए और वहां पे एक शर्ट टंगी हुई है विद द प्राइस टैग, अब वो कंप्लीट प्राइस है, उसमें कुछ ऐड नहीं होना, अब वो एमआरपी लिख रही है, फाइनल एमआरपी, तो वो क्या है, फाइनल गुड है, उसमें कुछ ऐड नहीं होना। इंटरमीडिएट मतलब अगर कोई चीज अभी प्रोडक्शन लाइन के अंदर है, मतलब अभी उसमें प्रोसेस बाकी है,
प्रोसेस बाकी का मतलब फॉर एग्जांपल कि किसी को पार्ले जी बनाना है, लेट्स अगेन पार्ले जी ले रहा हूँ यार, ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल सा है, गांव का बच्चे भी कनेक्ट करेगा, हर बच्चा कनेक्ट करेगा। तो पहले कहीं से वीट लिया होगा, फैक्ट्री में गया होगा, वीट का प्रोसेस किया होगा, फिर बिस्किट बने होंगे, फिर पैकेजिंग हुई होगी, फिर टैक्स लगा होगा, सब्सिडी हुई होंगी, तब जाकर मार्केट में जो एमआरपी बन के आया, डेट इज फाइनल गुड। लेकिन अगर मैं कहूँ मार्केट में भी नहीं आया एंड इससे पहले ही है कि अभी पैकेजिंग नहीं हुई है, बिस्किट बनके तैयार हो गए हैं, तो क्या फाइनल गुड है? नहीं, अभी वो इंटरमीडिएट गुड है। हालांकि फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड डिसाइड होता है कि कंज्यूम का होना है, फाइनल यूजर कौन है, फाइनल यूजर, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी मान लीजिए कोई शर्ट है, कोई बनी, कोई शर्ट बनाता है, फैक्ट्री में शर्ट बनती है और वो कंप्लीट बन चुकी है, लेकिन अभी पहले वो शर्ट वहां से जाएगी एक होलसेलर के पास जो थोक में बेचता होगा, ठीक है। अब थोक में उसे शर्ट बेची तो उसके पास आ गई, अब वो थोक में बेचेगा, आगे किसे बेचेगा, रिटेलर को बेचेगा, जो दुकानदार होते हैं छोटे वाले, ठीक है। अब मान लीजिए वो शर्ट 500 रुपीज की थी, अब फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री से वो शर्ट बनकर आई 300 रुपए की, 300 रुपए की मिली होलसेलर को, होलसेलर को होलसेलर ने ये 500 की बेची किसको, रिटेलर को। पहली बात, होलसेलर के लिए ये जो 300 रुपए की शर्ट थी, ये फाइनल गुड था या नहीं था? था। क्या आम कंज्यूमर के लिए फाइनल गुड था? नहीं। लेकिन होलसेलर के लिए तो ये बिल्कुल तैयार है, इसको ये माल 300 में मिल गया, तो डिसाइड करता है क्या चीज की इंटरमीडिएट होगी, फाइनल होगी, कि एंड यूजर कौन है। अब यहाँ पे होलसेलर के लिए ये क्या बन चुकी है, फाइनल गुड, यही शर्ट 300 रुपए की। लेकिन अभी रिटेलर के लिए 300 में ये नहीं है, इसमें वैल्यू ऐड होनी है फिर से, शर्ट में कुछ नहीं होना पर पैसे में ऐड होना है, मार्जिन ऐड होना है। तो ये होलसेलर रिटेलर को बेचेगा कितने की, 500 की, तो 200 रुपये का क्या हुआ, वैल्यू एडिशन। अभी क्या ये आपके लिए फायदा है? नहीं, ये भी कुछ प्रॉफिट लेगा, इसमें इसने मान लीजिए 200 रुपीज प्रॉफिट लिया, देन 700 रुपीज की जो आपको मिली एंड यूजर को, आपके लिए फाइनल क्या है, ये है। तो ये क्यों हम पढ़ रहे हैं फाइनल इंटरमीडिएट, एक तो फाइनल का मतलब है अभी इसमें कोई और वैल्यू ऐड नहीं होनी है, तो होलसेलर के लिए फाइनल वैल्यू ये थी 300 रुपये, बोला ठीक है भाई साहब इतने की पड़ जाएगी ना, कुछ और घटना वटना तो नहीं है, हो गया। लेकिन जो आम कंज्यूमर के लिए वो गया 700 रुपीज, तो ये डिसाइड करता फाइनल यूजर कौन है, हो गया। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, अब फॉर एग्जाम्पल 300 रुपए की भी ट्रांजेक्शन आई है इकोनॉमी के अंदर, देश के अंदर, बिल कटाए, और 700 की भी आई है, लेकिन हमें पता है ये जो प्रोसेस है 700, उसके अंदर ऑलरेडी प्राइसेस आ चुके हैं। तो मुझे बताओ जीडीपी काउंट करते वक्त या देश के अंदर ओवरऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को नापते वक्त, काउंट करते वक्त, हम ये वैल्यू लें या फिर साथ में ये भी वैल्यू लें, आपको कि दोनों काउंट कर लो, दोनों काउंट करेंगे तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। ये क्या होता है आगे वीडियो में रिपीट होगा सब कुछ, बट स्टिल सुन लो। डबल काउंटिंग मतलब आपने सेम चीज को दो बार काउंट कर लिया, जबकि इसके अंदर ये सारी चीजें ऑलरेडी काउंटेड थी। तो ऐसे तो जो आपकी जीडीपी होगी वो रियल जीडीपी नहीं शो करेगा, क्योंकि पता चला उत्पादन तो एक ही शर्ट का हुआ था, बट आपने काउंट तो दो बार कर ली वैल्यू, तो जो जीडीपी शो होगी वो सही शो नहीं होगी। इसलिए हम हमेशा काउंट करते हैं, हमेशा फाइनल वैल्यू को जीडीपी के अंदर। जीडीपी की डेफिनेशन ही यही है, हम आगे पढ़ेंगे। खैर, एक आइडियली आपने क्या होता है इंटरमीडिएट गुड, इंटर मतलब प्रोसेस के अंदर है भी, दैट इज फाइनल गुड। चलिए थोड़ा सा भी और देखेंगे। सुनो, हमने फाइनल गुड पढ़ा था, अब फाइनल गुड्स भी होते हैं दो तरीके के, ठीक है, कुछ याद रखना, प्रैक्टिकली सोचो, रटने की जरूरत नहीं है। फाइनल गुड्स एक मशीन भी है, फॉर एग्जांपल मैंने एक मशीन खरीदी किसी के यहाँ से, मुझे कुछ प्रोड्यूस करना था, तो मेरे लिए वो मशीन भी फाइनल। सो फाइनल गुड्स दो तरीके के हैं, कैपिटल और
कंज्यूमर। डेफिनेटली सीधी सी बात है यार, कुछ मशीन है तो वो कैपिटल गुड बन जाएगी, और अगर मैं एंड यूजर की तरह यूज कर रहा हूँ, यानी कि मुझे उससे कुछ दोबारा क्रिएट नहीं करना है, मैं खुद के यूज के लिए, कंज्यूम करने के लिए उस चीज को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो वो कंज्यूमर गुड बन जाएगी। अब कैपिटल गुड की हमेशा एक कंडीशन रखना, प्रीलिम्स में कभी भी पॉइंट बन सकता है। एक तो ये हमेशा हाई वैल्यू के होंगे, और ये एज अ इनपुट यूज होंगे आगे प्रोडक्शन करने के लिए, कुछ उत्पादन करने के लिए। मतलब क्या है इसका, सुनो, मैंने एक मशीन लगाई, क्या वो मशीन से अगर मैंने कुछ प्रोड्यूस करा तो वो मशीन कंज्यूम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी? नहीं, मशीन वैसी की वैसी रहेगी। फॉर एग्जांपल गन्ना है, तो गन्ना क्या है, कंज्यूमर गुड है, एक बार गया खत्म, जूस निकला बात खत्म। पर जिस मशीन में वो गन्ना डाल रहा है, दैट इज कैपिटल गुड, हाई वैल्यू के इनपुट की तरह यूज हो रही है आगे प्रोड्यूस करने के लिए चीजों को। इसका उल्टा कंज्यूमर गुड, कंज्यूमर गुड भी दो तीन तरीके के होते हैं, आई विल टॉक। अच्छी चीज समझो कैपिटल गुड में, हमने कहा जो चीज आगे यूज होगी फॉर द प्रोडक्शन वो कैपिटल गुड बन जाएगी, पर मैंने ये बोला हाई वैल्यू की भी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मशीन है और इस मशीन के लिए आप उसके बिल्ट बोल्ट वगैरह और पेचकस वगैरह और ये सब चीजें ला रहे हैं, है तो वो भी भाई इनपुट प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है, मशीन के सब पार्ट है मशीन के अंदर लगेंगे वो, पर क्या वो कैपिटल गुड बोल दूं उनको? नहीं, क्योंकि हाई वैल्यू चाहिए। एक मशीन है, मशीन के अंदर हर साल कुछ ना कुछ पार्ट्स खराब होते हैं और उनको चेंज करा जाता है, पर मान लो छोटे छोटे पेजेस है उनके अंदर, तो उससे भाई मैं कंज्यूम तो कर नहीं रहा, वो दोबारा इनपुट की तरह यूज होंगे, पर वो हाई वैल्यू के नहीं है, इसलिए उसको कैपिटल गुड में यूज काउंट नहीं करा जाता। ये यूपीएससी ये पूछेगा, ये हाई वैल्यू वाली बात क्या रखना। और डेप्रिसिएशन बोलते हैं हम, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, जब भी आप कोई मशीन यूज करते हैं कुछ समय के लिए प्रोडक्शन के अंदर, तो हर साल उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ गिरावट आती है ड्यू टू वियर एंड टीयर, यानी कि कुछ चीजें मशीन घिसती भी है, कुछ पार्ट्स खराब भी होते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि हर साल मशीन की कुछ वैल्यू घटती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये कहा जाता है कि शोरूम से व्हीकल निकलने के बाद, कार हो या बाइक हो, उसके प्राइस घट जाते हैं। ठीक है, आप अपने घर पे कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई कार आप यूज कर रहे हैं, तो 2 या 3 साल बाद आपको मार्केट में उसके दाम पूरे नहीं मिलेंगे ना जितने की खरीदी थी, क्यों, आपने यूज करी है। उस यूज के दौरान कुछ वैल्यू उसकी घट गई होगी, वियर एंड टियर, ये माना जाता है यूज की वजह से, दैट इज डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हमें हमेशा किस पे लगेगा, कैपिटल गुड्स पर। ठीक है, चलिए अब कंज्यूमर देखते हैं। कंज्यूमर गुड्स भी होते हैं 2-3 तरीके के, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। यार बिल्कुल आसानी से सुनो, ड्यूरेबल का मतलब थोड़ा लंबे टाइम चल जाए, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज, लेकिन कितने लंबे टाइम। अगर कोई चीज 3 साल से ज्यादा चलती है तो वो ड्यूरेबल है। एग्जांपल, कार, रेफ्रिजरेटर, टीवी, बाइक। नॉन ड्यूरेबल, सेम, 3 साल से कम चलती है, नॉन ड्यूरेबल है। क्लोथ्स। सर्विसेज एक अलग पार्ट है कंज्यूमर के अंदर ही, कंज्यूमर गुड्स के अंदर ही, जैसे आपकी एजुकेशन है, डॉक्टर की हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह आप ले रहे हैं, दैट इज सर्विसेज। बस इतना ही है इसमें। तो हमने टॉपिक और खत्म करा। हमने क्या समझा, हमने ये तो समझा ही कि सेक्टर्स कितने थे, हमने भी समझा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या थे, हम उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से कौन कौन से गुड्स हम क्रिएट कर रहे हैं। हमने देखा इंटरमीडिएट और फाइनल। फाइनल के अंदर हमने देखा 2 तरीके थे, कैपिटल और कंज्यूमर। हमने कैपिटल गुड्स समझा फिर बारीकी से, फिर हमने कंज्यूमर गुड्स को भी और तोड़ के देखा कि ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, तो ये सब कैसे प्रोड्यूस हो पाया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने देखा इकोनॉमी के अंदर क्या सॉल्व कर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स, कौन सी प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। हमने टाइप ऑफ इकोनॉमी देख ली, हमने एक चीज को जहां से क्वेश्चन बन सकता था वो कर लिया है। अगर आप विवेक सिंह से चैप्टर 1 को रीड करना चाहें, मतलब पूरा चैप्टर नहीं हुआ है अभी हमारा, इसमें अभी 2-3 पार्ट में होगा, ये 2-3 वीडियो लाऊंगा मैं चैप्टर 1 के लिए ही पहले, क्योंकि सारा बेसिक्स है, बेसिक्स छोड़ नहीं सकते हम। लेकिन आप रीड करना थ्योरी को एग्जैक्टली है, जस्ट रीड करना है, कॉन्सेप्ट ये है सारा, इसके बियॉन्ड नहीं है। ठीक है, मतलब समझो मैंने हर पेज से जो पॉइंट्स है जहां से क्वेश्चन बन सकता है
इनफैक्ट कोई बेसिक पॉइंट भी है ना वो उठा लिया है तो कुछ नहीं छूटा चैप्टर में, कोई घबराने की बात नहीं है। बुक नहीं भी खोलनी मत खोलो, वीडियोस देख के नोट्स बनाने बना लो और समझने ऐसे तो ऐसे समझ लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये हमने देख लिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सो एक टॉपिक सबको दिक्कत करता है थोड़ा सा, दैट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? अच्छा एक चीज होती है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। तो क्या पैसा लगाने को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं? आम लैंग्वेज में तो ये कि आपने कितने रुपए लगाया, दैट इज इन्वेस्टमेंट। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर कैपिटल गुड्स पे कितना पैसा लगाया, दैट इज इन्वेस्टमेंट। क्यों? इकोनॉमिक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट इसे बोलते हैं जिससे फ्यूचर में रिटर्न आने वाला है, आता रहेगा। एक बार पैसा लगा और वो अब रिटर्न देता रहेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल आपने बुक्स खरीदी है, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉर यू यूपीएससी एस्पिरेंट्स। तो कैपिटल गुड्स पे अगर एक इकोनॉमी के अंदर हमारा देश है और मान लो वो कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा है, 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, जिसमें कि क्या ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट है? नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर 70% इसमें से 70 यूनिट्स वो वाली हैं जो कंज्यूमर गुड्स हैं, तो क्या वो इन्वेस्टमेंट मालूम? नहीं। और 30 चीजें ऐसी हैं जो मशीनरी है, जिसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी टाइप चीजें हैं, जिससे कि फ्यूचर में आगे और प्रोडक्शन होगा और सर्विस क्रिएट होंगी और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा और उत्पादन होगा और कंज्यूमर गुड्स बनाए जाएंगे। तो ये क्या है, 100 में से जीडीपी का कितने परसेंट हुआ कैपिटल फॉर्मेशन? 30%। तो डेट इज ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। अब ग्रॉस क्यों बोला है? हमेशा जीडीपी में भी याद रखना, जीडीपी पढ़ेंगे हम, चाहे जीडीपी हो चाहे ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन हो, जी मतलब जहां ग्रॉस दिख जाए, इसको नेट में बदलना होता है, नेट वैल्यू। जैसे किसी दुकानदार पे जाते हो ना, बोलते हो कि यार ये कितने का, वो बोलता है 600 रुपए का है, बोलो मेरे को नेट कितना पड़ेगा, डिस्काउंट काट के नेट बता दो, वो बोलते था 500 का है। तो सिमिलरली ग्रॉस और नेट में क्या डेप्रिसिएशन का अंतर है। जब हम ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो नेट इन्वेस्टमेंट निकल के आती है या नेट वैल्यू निकल कर आती है, ठीक है, नेट वैल्यू। डेप्रिसिएशन क्या, हमने भी पीछे पढ़ा, जो भी मशीन में वियर एंड टियर की वजह से हर साल कुछ वैल्यू घटेगी, उसको माइनस करोगे ना तो नेट इन्वेस्टमेंट निकल कर आएगी। अगर नेट के अंदर डेप्रिसिएशन प्लस है, ऐड कर रखा है, तो ये क्या होगा, ग्रोस। तो ग्रोस को नेट में बदलना है, डेप माइनस। तो आउटपुट का यानी कि टोटल जो अपने देश के अंदर आउटपुट किया उसका वो वाला पार्ट जो कैपिटल गुड्स का है वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। कैपिटल गुड्स हमने भी पीछे देखा वीडियो में, ठीक है, वही जो हाई वैल्यू के होते हैं जिसको हम फर्दर यूज करते हैं। मशीनरी दिमाग में चाहिए, जब भी मैं कैपिटल गुड्स सोचता हूँ मैं मशीन आती है बड़ी बड़ी, प्लांट आता है, कहीं मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लग रहा हो। ग्रोथ और डेप आप समझ चुके हो, नेट वैल्यू क्या है। अब इसको थोड़ा कंसेप्चुअल पार्ट, हमारे देश के अंदर इंडिया में टोटल जीडीपी के आउटपुट में कितने परसेंट इन्वेस्टमेंट है, यानी कितने परसेंट कैपिटल गुड्स है, जानना चाहोगे? अराउंड 29% है, अराउंड अराउंड। अब शायद ये ऊपर नीचे हो गया 1-2%, बट राउंड फिगर यही है। यानी कि अगर इंडिया में 100 यूनिट किसी चीज के बन रहे हैं तो ये 29% हम वो चीज बना रहे हैं जिससे फ्यूचर में और आउटपुट आने वाला है। और चाइना का पता है कितना है, अराउंड 14%। यानी कि अगर वो 100 यूनिट बना रहा है, उसकी जीडीपी 100% है, तो 40% जीडीपी उसकी वहां से आ रही है जिसमें वो कैपिटल गुड्स बना रहा है। यानी कि देखो कैपिटल गुड्स बनने का मतलब ये है कि फॉर फ्यूचर उसके अंदर अब रिटर्न वो ले पाएगा आउटपुट से, उससे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्रिएट हो पाएगा। तो कैपिटल गुड्स हमें दर्शा रहे हैं, ठीक है। चलिए एक चीज और बात करते हैं अभी। एक कॉन्सेप्ट तो बोला जाता है जिसमें सब कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आपको अब नहीं होना है। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, ये बोला जाता है आई इज इक्वल टू एस इकोनॉमिक्स में। यही कहा जाता है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि करंट में आप पढ़ते होगे कि सेविंग्स घट गई है तो इससे इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट होगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी।
तो सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल क्यों है? इकोनॉमी में ये माना जाएगा पहली बात तो, अगर जो ट्रांजेक्शन्स है, पैसे की जो ट्रांजेक्शन्स है, अगर वो बैंक के थ्रू हो रही है तो वो पैसा इन्वेस्टमेंट में चेंज होगा। कंडीशन यही है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग अगर आपने कहीं से अपनी सैलरी ली आज, उस पैसे को आपने घर पे रख के बैठे, आप बैंक में जमा नहीं करा, तो क्या वो पैसा बैंक में नहीं गया तो बैंक के थ्रू किसी और व्यापारी के पास, बिजनेसमैन के पास नहीं जा पाएगा, और नहीं जा पाएगा तो फिर से कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उस पैसे को आपने बैंक में गया, बैंक क्या करती है, लोन देती है आगे, तो बिजनेसमैन को पैसे क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इसलिए सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अगर लोगों की इनकम कम हो जाएगी या इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो सेविंग कम हो जाएगी, और सेविंग कम होने का मतलब क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब लोगों के पास कम पैसा है बैंक में जमा कराने के लिए, तो लोन कम मिल पाएंगे आगे। गेटिंग इट? तो सेविंग ज्यादा होंगी यानी कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। तो जो मैंने बोला 21% रेट था, तो ये सेविंग का भी रेट है, इन्वेस्टमेंट का और सेविंग का सेम रेट है। ये माना जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर। और सारी ट्रांजेक्शन शर्त है बैंक के थ्रू हो रही हूँ, जो इकोनॉमी मानती है। क्योंकि ऐसे कौन काउंट करेगा यार किसके घर में क्या है और किसने क्या जोड़ रखा है, तो बैंक के थ्रू चैनलाइज जो पैसा हो रहा है। इसलिए बैंक जनधन योजना टाइप स्कीम भी लाती है और कहते हैं कि ये सबको ट्रांसपेरेंसी, यूपीआई सबसे कनेक्ट करना है, क्योंकि पैसे चैनलाइज होगा बैंक के थ्रू तो मोर इन्वेस्टमेंट आएगी। इसलिए जीरो बैलेंस अकाउंट भी खोले गए थे पहले। ठीक है, ये हो गया। अच्छा ठीक है, इन्वेस्टमेंट में हम और चीज से देखते हैं। इन्वेस्टमेंट की सिर्फ कैपिटल होती है, हाँ कैपिटल में और की चीजें आती है, लेकिन आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आपने पेटेंट ले लिया तो आज पेटेंट अब से क्वेश्चन भी आ सकता है, और आया भी है शायद एक बार कि 3-4 ऑप्शन होंगे, इसमें से कौन सा कैपिटल गुड है। अब आप दिमाग में सोचो, पेटेंट है, आपने एक बार ले लिया और वो आपका ही राइट्स है, और उस पेटेंट से उसकी मदद से आप कुछ भी फर्दर इन्वेंशन, प्रोडक्शन कर सकते हो, तो पेटेंट भी क्या हो गया, कैपिटल गुड। एज एन एसेट हो गया वो। एसेट क्या चीज होती है, जो चीज आपकी अपनी होती है और आपको किसी का कर्जा नहीं होता उस पर, और आप उससे फिर कुछ और क्रिएट कर पाते हैं। एसेट मतलब एक तरीके से आपका घर, आपका कार, आपकी बाइक जो अपनी है, दैट इज एसेट। पर अगर उसी घर पे कुछ लोन भी है तो वो लोन वाली अमाउंट लायबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी जो किसी को देना है। तो आईपीआर एक एसेट भी है और पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है, पार्ट ऑफ कैपिटल भी है। समझ गए ना क्यों? लॉजिक पता है ना? हम जो भी पढ़ रहे हैं लॉजिक से पढ़ रहे हैं, जिससे हमें रटना ना पड़े। और अप्लाइड नॉलेज होती है, इकोनॉमिक्स दूसरी साइंस है, यहाँ पर सारी अप्लाइड नॉलेज लगती है। ठीक है, तो आज यार इतना ही। कल को हम कुछ नया देखेंगे, इसके आगे का टॉपिक जो है। और आगे का टॉपिक क्या है, आपने पढ़ा होगा मॉनेटरी फ्लो, यानी कि मनी फ्लो की एक सर्कल, एक रियल फ्लो बोलते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में हम पढ़ेंगे, जीडीपी वगैरह देखेंगे, जीडीपी के मेथड्स देखेंगे। तो कल पार्ट में हम ये देखेंगे। फिलहाल नहीं, अब जो डाउट्स हैं वो मुझे बता दो कमेंट में, और अगर समझ में नहीं आया एक बार दोबारा से एक बार रिपीट कर लो वीडियो को। और हाँ यार, मेहनत तो लगी इसमें, प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब तो कर रखा होगा, शेयर कर देना। ठीक है, बाय।